अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो जब क्लास 11 केमिस्ट्री के गैस पेपर के रिलेटेड है। तो इस जो भी बच्चे 100% करना चाहते हैं इन पूरे टॉपिक्स को, अगर वो इन्हीं सिर्फ जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं उन्हीं को आपने चैप्टर में से करना है तो आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एटम्स एंड आयन। यानी आपको कोई एटम दिया गया होगा या आयन दिया होगा, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जस्ट आपको पता होगा कैलकुलेट करना है, और कुछ भी ना करें इस टॉपिक में से, सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है आपको। दूसरा उसके बाद क्या है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में यहाँ पर इजाफा कर लें आप सेम स्पीड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जाहिर है कि वो डिफ्लेक्ट करेंगे टुवार्ड्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फील्ड, तो वो डिपेंड करता है उनके मैसेज पे। जिनका मैस ज़्यादा होगा वो उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको एक तो डिफाइन करनी आए और डिटरमाइन करनी आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो क्वेश्चन हैं वो लगातार आए जा रहे हैं। पिछले दो पेपर्स हुए हैं इनके, और दोनों पेपर्स में इसका क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। थोड़ा सा चेंज करके कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको करने आने चाहिए। पहला जैसे डेफिनेशन उसकी लाजमी करनी है आपने, और उसके बाद डिटरमाइन करना है तीनों रूल्स के अप्लाई करके। जैसे आपके पास अफबाउ रूल है, पालिस क्लिगन प्रिंसिपल है, और हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयंस की भी आए और एटम्स की, दोनों की भी आनी चाहिए। इसी तरह जो चीज़ रह गई है वो नहीं आई अभी तक, वो ये वाली है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे सिलिकॉन को आइडियल माना जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्यों यूज़ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पर ही इसको चॉइस की जाती है। वो मैं जो है उसको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल बना सकता है और पी टाइप भी बना सकता है। एन टाइप भी एंड पी टाइप मटेरियल दोनों बना सकता है। अगर इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो ये एन टाइप मटेरियल बनाएगा, और अगर हम पी टाइप में इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो ये पी टाइप बनाएगा। इसलिए इसी वजह से इसका जो बिहेवियर है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, एक तो डेफिनेशन आ जाए और उसके ट्रेंड्स आने चाहिए, और उसके अलावा किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही है। ये 3-4 फैक्टर हैं, एक न्यूक्लियस वो भी है, चौथा एक फैक्टर भी है रिपल्शन। एक तो न्यूक्लियर चार्ज के से क्या इफेक्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो हैं वो चेंज हो जाएं तो आयनिक जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट पे, शील्डिंग इफेक्ट कम या ज़्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है। ये तीन जो हैं ये लॉन्ग में आने के इस दफ़ा चांसेस हैं, क्योंकि पिछले साल जो है वो आपको ये स्पेक्ट्रोमीटर आ चुका है। उसके बाद आ जाता है वाई आयनाइजेशन यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये शॉर्ट के लिए है कि आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिड्यूस करनी आ जाए पीरियड टेबल में, कि अगर आपको 2-3 एलिमेंट्स दे देते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज दे देते हैं तो आप डिटेक्ट कर सकें कौन सा टॉप पे है, कौन सा बॉटम में है, कौन सा लेफ़्ट, कौन सा राइट। तो वो 3 एलिमेंट देंगे आपको, उससे आपने डिड्यूस करना आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। जो कैलकुलेशन है एवरेज एटॉमिक मास की, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ डेटा आपको दिया होगा, आपने उससे कैलकुलेशन करनी है। ये भी शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 2। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या किस तरह से आपने पेपर तैयार करना है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और किस तरह से आएंगे ये आपको पता हो, तब आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। पूरा टॉपिक रट के तो कोई फ़ायदा नहीं होता। जो चीज़ आनी है वो तैयार करें आप। उस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो मेरा काम है आपको बताना। आई होप कि आपको इस चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी ये टॉपिक्स करके। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ देखें। आपके पास पहला क्वेश्चन जो इसका आ सकता है, डिफाइन करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इसके ट्रेंड्स।
बस, और इसके अलावा इसका कोई टॉपिक नहीं करना। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी बेस पे आपको जो शेप्स हैं वो आपको बनानी आनी चाहिए, और वो शेप्स में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आपके पास आ जाती है एसेटिलीन की। एसेटिलीन के अलावा आपके पास इथाइलिन की है और मीथेन की है। 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसेटिलीन, मीथेन और इथाइलिन। ठीक है, यानी कि इथीन जो है, ये 3 शेप्स में से कोई एक दे देते हैं कि आप VBT की बेस पे इसको डिस्कस करें। वो आपने शेप बनानी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना होता। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, यानी आपने रिएक्टिविटी देखनी है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की। कैसे? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तब कैसे होंगे। ये आपको 2-3 कंपाउंड्स को कंपेयर करना आना चाहिए। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही काम करना है आपने, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होती है। यही चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया तो 3 नंबर का आ जाता है, लॉन्ग में नहीं आएगा ये। शेप्स ऑफ एंड बॉन्ड एंगल्स, और इसके अलावा वेस्पर थ्योरी से आपको शेप्स का पता हो, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर है। इसके अलावा बॉन्ड एंगल्स पता हो सारे के, और उसके अलावा उनको स्केच करना भी आना चाहिए आपको। 3 काम होने चाहिए। तो क्वेश्चन इसका सिंपल सा 3 नंबर का ही आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। डिस्कस द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वो आपको इसकी शेप का, एंगल्स का और बताना पड़ता है, स्केच करना पड़ता है। ये 3 काम होते हैं, और इसमें आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना कि इसके पास्टुलेट तैयार करते फिरें, सिर्फ शेप्स आपको डिस्कस करनी आनी चाहिए। आगे आ जाता है VBT के पास्टुलेट, और MOT के पास्टुलेट्स आपको आने चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद MOT के पास्टुलेट आने के बाद आपको पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन की उसने कैसे डिस्कस की थी वो आपको पता हो। ठीक है, यानी आपको ड्रा करेंगे, उसमें बताएंगे इसमें जी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। VBT ये नहीं बता सकी थी। इसी तरह कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, इन 4 कंपाउंड्स 4 कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ MOT। ठीक है, वो आपको पता है कैसे होगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको इसका पता हो, कैलकुलेट करना, पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अमोनिया और वाटर की आए, इसके अलावा अमोनिया का कुछ भी ना आया आपको। और बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे आपने वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आइस फ्लोट करती है वाटर पे, इसी तरह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं। ये वो डिस्कस दी बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आपको बॉन्ड पोलैरिटी पता हो, यानी डिफरेंस अगर आता है 0.7 से कम तो नॉन पोलर होगा, और अगर 0.7 से ज़्यादा होता है तो वो पोलर होता है। ये तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता है, इतनी बातें तो पता है। डाइपोल मोमेंट में तो आपको पता है 0 आ जाए दोनों का तो वो डिफरेंस 0 आता है, तो फिर डाइपोल मोमेंट उसका 0 होता है। इतनी चीज़ें आपने वहाँ से देख लेनी है कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। इसी तरह फार्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी सिर्फ फार्मेशन आपको पता हो, बाकी स्टोरियाँ ना आए बेशक, लेकिन जो डेटिव बॉन्ड है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है 2 हैं का, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है और CO2 का कैसे बनता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, ये लॉन्ग के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग में इसमें MOT के पास्टुलेट्स आ सकते हैं, और इसके अलावा पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो आपको पूछी जा सकती है ऑक्सीजन की। ठीक है,
बाकी इस चैप्टर में लॉन्ग में एज सच दो टॉपिक्स के अलावा बनता नहीं है। हाँ, कभी कभार आ जाता है जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन एमओटी और वीबीटी, ये आप कर लें तो अच्छा ही है। इनका कंपैरिजन भी कर लें दोनों का, तो ये भी कभी कभार लॉन्ग में आता है, लेकिन इतने चांसेस बहरहाल नहीं है। बाकी जो है ये चैप्टर इजी है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी वेस्पर थ्योरी जैसे उसका सेंट्रल मेटल आप डिफ़ाइन करना शुरू हो जाए उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शेप आपको उसकी आनी चाहिए, बॉन्ड एंगल्स आने चाहिए और स्केच करना आना चाहिए। ठीक है, अक्सर वो वाटर और अमोनिया का पूछते थे, लेकिन चूंकि आम चीज़ें देते हैं बोर्ड में, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं देते, तो आपको हो सकता है वो SO3 की शेप का पूछ लें या फिर उसके बाद अमोनिया का पूछ लें। इस तरह से आपको शेप्स और ये चीज़ें डिस्कस करनी आए इसकी। ठीक है, वीबीटी के पास्टुलेट आएँ और इनकी दो तीन मैंने शेप बताई हैं वो ज़रूरी हैं आपको करनी, उनमें से कुछ ना कुछ देते हैं। वीबीटी इम्पॉर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एक ना एक इसकी चीज़ आती है, हाइब्रिडाइजेशन की कोई ना कोई चीज़ टच करते हैं पेपर में। हाँ, ये भी लॉन्ग में इसमें चांस है, लेकिन कोई एक देंगे, या तो sp3 देंगे या sp2 या sp और इसके साथ एक शेप दे देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि आपको वीबीटी की बेस पे ड्रॉ करनी आनी चाहिए होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतनी चीज़ें थी। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें देखते हैं कि आपको पेपर के लिए क्या क्या तैयार करना है।